सो आफ्टर स्टडिंग इनडायरेक्ट मेजरमेंट, बच्चों हमें आज डायरेक्ट मेजरमेंट से शुरू करना चाहिए अपना सिलेबस। ठीक है, ये रहा हमारे पास डायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट वही होता है जो अपन बचपन से करते आ रहे हैं। सच दैट मैं आपसे अगर कुछ बोलूं कि ये कोई क्वांटिटी है, समझ आ रही है बात? एनीथिंग, मैं क्लास में ना एक स्केल बिना मेजर करा हुआ लेके आ जाऊं, एक लेंथ वुडन का रॉड लेके आ जाऊं मान लो, तो इसके पास इसके खुद की लेंथ होगी ना, उसको एल बोलेंगे। राइट। मैं एक एक करके बच्चों से पूछता हूँ कि बच्चों इसको मुझे मेजर करके दिखाओ। तो सबसे फर्स्ट चीज क्या दिमाग में आती है कि सर हम क्या करेंगे, वी विल बी डूइंग और वी विल बी ब्रिंगिंग सम मेट्रिक स्केल लाइक दिस, और उसी को अपन क्या करेंगे, इस तरह से कंपेयर करते चले जाएंगे। तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मेजरमेंट बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो जब आप ऑब्जर्व करते हो तो उसको बोला जाता है एल डैश। क्या बोला जाता है? उसके ऊपर डैश लगा दिया जाता है। ये नोटेशन है बेटा। So here the L representing the actual length, ठीक। एक्चुअल लेंथ बोल सकते हैं, या किसी किसी बुक में उसको ना ये लोग क्या करते हैं, ट्रू लेंथ बोलते हैं, मतलब सचमुच में उसकी जो लेंथ होगी। और जो एल डैश होगा वो उस बच्चे का मेजर्ड वैल्यू होगा। तो आप बोलोगे सर ये मेजर्ड लेंथ होगी, मेजर्ड लेंथ। इसको और भी नाम से बुलाया जाता है, अपन लैब में जाते हैं तो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं मेजरमेंट का, तो एक्सपेरिमेंटल लेंथ बोलते हैं, या इसको बच्चों ऑब्जर्व्ड लेंथ बोलते हैं। तो कहानी बहुत सिंपल सी है कि जो चैप्टर है वो पूरा इसी फंडामेंटल बना हुआ है कि कोई भी इंसान परफेक्ट मेजरमेंट नहीं कर पाता। एनीथिंग यू मेजर वो स्लाइटली उससे ज़्यादा होता है या स्लाइटली उससे कम होता है। मान लो ये इसकी एक्चुअल लेंथ की लेंथ है। अदर सब लोग अगर भगवान की तरह मेजर कर रहे होते ना, तो ये टॉपिक आगे एस वाला बनता ही नहीं बेटा। देर विल बी सम स्टूडेंट्स जो इसको, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई एक बच्चा है जो फर्स्ट बच्चा ने ऑब्जर्वेशन करा L1 नाम से, मान लो फर्स्ट बच्चे का ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है उसका 10.3 आंसर आ रहा हो, है ना, लेट्स से इन सेंटीमीटर में आ रहा है। और कोई सेकंड बच्चा हो सकता है बेटा उसका 10.2 भी आंसर आ सकता है ना, somebody कैन गेट अ डिफरेंट आंसर। तो लॉजिक क्या बनता है कि आसपास रहता है आंसर, हमेशा बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता है, और जो उसमें थोड़ा चेंज मिल जाएगा वही चेंज हमारा आगे चल के एरर का काम करेगा। वी स्टडी एरर, बट राइट ना डायरेक्ट मेजरमेंट करना होता है, जिसका मतलब होता है व्हेन वी यूज व्हेन वी यूज अ स्टैंडर्ड फिजिकल यूनिट टू मेजर टू मेजर अ क्वांटिटी टू मेजर अ क्वांटिटी। जो हम यहाँ पे नोटेशन इस्तेमाल कर रहे होंगे वो भी याद कर लीजिए। अगर कभी टीचर कोई क्वांटिटी के बारे में बात करता है, लेट अ क्वांटिटी बी ए, कोई एक क्वांटिटी ए है, आगे चल के ये लेंथ बन सकता है, टाइम, मास, कुछ भी बन सकता है बच्चों। तो जब कभी सर लोग डायरेक्टली लिख रहे होंगे ना ए, तो समझ जाइएगा वो उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी। कौन सी वैल्यू होगी? एक्चुअल। इसी को बोलते हैं ट्रू वैल्यू। ठीक। अगर इसके सर पर डैश लगा हुआ है तो क्या बोलोगे, सर इसको लैब में जाकर चेक किया है, ये हमने मेजर करा है। तो इसको बोला जाता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, या इसको बोलते हैं अपन लोग ऑब्जर्व्ड वैल्यू। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो आप बस ये दो बातें याद रखो कि सर जब भी सिर्फ ए लिखा हुआ उसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्रू वैल्यू। और जब ए डैश लिखा हुआ उसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। अब अगर मैं किसी बच्चे को बोलूं कि बेटा हमारे पास ना एक लेंथ मेजर करने का आज टास्क आया है, ये लेंथ को मेजर करना है, राइट बेटा। तो इस लेंथ के पास खुद की जो क्वांटिटी होगी उसको अपन आप क्या मान लोगे, लेट से उसको मैंने ए मान लिया। और एक बच्चा है वो मेजर करता करता माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखोगे ना तो वो उससे थोड़ा ज्यादा ही मेजर करता है। हो सकता है कि बच्चे वो मेजर करते करते थोड़ा सा कम मेजर कर गया, अगर वो भगवान जी निकले तो बिल्कुल बराबर कर देंगे मेजर वो। तो जब हम ऑब्जर्व करते हैं वैल्यूज, उनको बोला जाता है ए डैश। तो या तो वो आगे चला जाएगा मेजर करते हुए, और या तो वो पीछे चला जाएगा। या आगे या पीछे का मतलब होता है एक चेंज पढ़ना होता है। आज के बाद याद करिए, ट्रायंगल बनाते हैं इसको डेल्टा कहते हैं। डेल्टा मीन्स होता है स्मॉल चेंज इन द क्वांटिटी। या तो वो प्लस में होगा और या तो वो माइनस में होगा। किसी भी मेजरमेंट का रूल है ये। ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मेजरमेंट इक्वेशन। कितना ही प्रिसाइज
इंस्ट्रूमेंट क्यों ना ले आए, वो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा मेजर कर रहा होगा, तो आप बोलोगे सर ये जो ए डैश की वैल्यू है इसका मतलब होता है पुराना वाला ए, विच मीन्स पुराना वाला ए या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा, उसको बोल देंगे अपन डेल्टा है। अब तक की पढ़ाई थ्योरी से हमने ये वाला फॉर्मूला बना दिया है, जिसमें इसका नाम होता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू। क्या नाम लिखोगे बेटा? और ए का नाम हो जाएगा उसकी खुद की वैल्यू, तो हो जाएगा एक्चुअल वैल्यू। और ये आता है चेंज, जो अगले टॉपिक में क्या जाके बन जाएगा? एरर। या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा, लेकिन इक्वल नहीं हो सकता। अगर मान लो ये आ गया ए डैश बराबर ए, मतलब आप नहीं मेजर कर रहे हो, भगवान जी मेजर कर रहे हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा? आइडियल मेजरमेंट हो जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है, अगर ऐसा होता तो ये चैप्टर ही नहीं बनता। बात समझ रहे हो? So this should be a physical quantity which you would like to measure. ओके, सो हमें कुछ कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बातें सीखनी है कि जो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं किसी मेजरमेंट में, वो अपन को पढ़ने हैं। एंड दोज इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर एनी मेजरमेंट आर, इसको बोलते हैं बच्चे एक्यूरेसी। क्या होता है? एक्यूरेसी। और उसके बाद लिखा है यहाँ पर प्रिसीजन। एक्यूरेसी लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है? प्रिसीजन। राइट। तो अगर अपन एक लेमन इंसान से बात करें तो उसके लिए क्या होगा बच्चे? एक्यूरेसी प्रिसीजन बिल्कुल बराबर टर्म बोल देगा। वो बोलेगा हाँ अच्छा होगा इंस्ट्रूमेंट वगैरह वगैरह, बट एक्यूरेट का मतलब होता है, लुक एट द डायग्राम हियर। मान लो ये मेरे पास एक्यूरेसी को, मैं मुझे मुझे एक्यूरेसी को तुम्हें समझाना है, तो द बेस्ट थिंग वी शुड से टू अ पर्सन जो मेजरमेंट कर रहा है वो कितना ज़्यादा एक्यूरेट है। इसका मतलब है, मान लो ये आपके पास कोई भी एक लेंथ है, इसकी एक्चुअल जो लेंथ आ रही है वो लेट अस अज्यूम दैट 5 मीटर्स इसका लेंथ है। तो आप इसको मेजर करने के लिए जाओगे ना, जितना इसके नज़दीक तक मेजर करोगे उतना ज़्यादा वो एक्यूरेट माना जाएगा। मान लो 4.9 मेजर कर लिया आपने, या 4.99 मेजर कर लिया, या बेटा आपने 5.1 मेजर करा, जितना ज़्यादा क्लोज होगा आपका आंसर, बोलो, जितना ज़्यादा क्लोज होगा आपका आंसर किससे? एक्चुअल वैल्यू से, उसे अपन क्या बोलेंगे? कितनी एक्यूरेसी है मेजरमेंट में। तो इसको बोलते हैं, इट इज, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इट इज द, बोलो, क्लोजनेस ऑफ द, इट इज द क्लोजनेस ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। हाँ, ऑब्जर्व्ड वैल्यू टू द एक्चुअल वैल्यू। अब आज के बाद याद रहेगा व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूरेसी। ये वाइवा का क्वेश्चन बनता है, लैब में भी पढ़वाएंगे अपन को। तो कितना नजदीक आया मेरा आंसर, वो होगा अपना एक्चुअल वैल्यू, है ना। मान लेते हैं अपने पास ए की वैल्यू 5 मीटर है ना, और एक बच्चे का आंसर आ रहा है, फर्स्ट बच्चे का आंसर आ रहा है 4.9, और दूसरे वाले बच्चे का आंसर आ रहा है 4.99। कौन ज़्यादा नज़दीक है? A2 ऑब्वियसली। ये क्या हो जाएगा? इट इज़ मोर एक्यूरेट। कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ एक डाउट क्या आता है कि सर जितने ज़्यादा डेसिमल होंगे उतना ज़्यादा एक्यूरेट माना जाएगा। अरे नहीं भाई, अगर कोई तीसरा बच्चा है और उसका आंसर 4.88 आया, तो ये तो 4.9 से पीछे ही रह गया ना। तो ये हो जाएगा नॉट एक्यूरेट। इट इज़ नॉट एक्यूरेट। तो मैं सारे एग्जाम्पल हर तरह के ले रहा हूँ, आप बस फोकस यहाँ पे करते चलो कि कितना नज़दीक रहेगा उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। फिर दिमाग में डाउट आएगा, भाई साहब क्या मतलब है फिर प्रिसीजन का? व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसीजन वैल्यूज? राइट? राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही। तो प्रिसीजन का मतलब ये होता है कि वो कितने ज़्यादा डेसिमल्स लगा सकता है। अपन कभी ज्वेलर की शॉप पर जाते हैं तो देखा होगा उसने, वो उसका रीडिंग कैसे करता है, वो 4-5 जीरो कोने में लगे रहते हैं, बिकॉज उसको 1-1 ग्राम से फर्क पड़ता है। और अपन वही वेजिटेबल मार्केट में जाएंगे तो बोलेंगे भैया थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के देना, तो दे देगा। और यही बात अपन ज्वेलर्स के सामने नहीं बोल सकते, वो थप्पड़ मार देगा अपन को। ठीक है। तो हमें ये समझना है कि देर आर सम मेजरमेंट जहाँ पे हमको डेसिमल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और कहीं कहीं नहीं पड़ती है, तो उस जगह पे जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं उनको प्रिसीजन के फॉर्म में देखा जाता है। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। नो बडी विल से कि कोई व्यक्ति अगर एक्यूरेट है तो वो ही वही क्या हो जाएगा? प्रिसीजन। दे आर नॉट एट ऑल सेम थिंग्स। प्रिसीजन का मतलब होता है, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे अपन पढ़ते हैं प्रिसीजन का मतलब क्या है, ध्यान से देखते रहिए। प्रिसीजन लिखा है मैंने, ठीक है। एक्यूरेसी का मतलब साफ दिख रहा होगा आपको, द क्लोजनेस टू द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, दैट्स इट, क्लोजनेस टू द एक्चुअल वैल्यू। क्लियर? क्लियर है ना।
और प्रिसीजन का मतलब होगा, बोर्ड पे देखते रहिए, सर के पास ये कोई एक एक वुडन का लॉग है, ठीक है, और मेरे पास दो बच्चे हैं, स्टूडेंट वन, और ये कौन सा बच्चा है, स्टूडेंट नंबर टू। इन दोनों को मैंने बोला बच्चों जाओ मेजर करके दिखाओ। तो जो पहला बच्चा है ना, उस बेचारे के पास एक ऐसा स्केल है, पे अटेंशन, उसके पास एक ऐसा स्केल है जिस स्केल में केवल जीरो दिखाता है, वन दिखाता है, और टू दिखाता है, थ्री दिखाता है, ऐसे करते करते वो यहाँ पे 15 तक दिखाता है, जो घरों में होता है अपने स्केल है ना, नॉर्मल बच्चों के पास, है ना। तो आपको दिख रहा होगा कि सर इसका आंसर थ्री, फोर, और फोर और फाइव के बीच में कुछ आएगा। तो इस बच्चे को तो बाकी दिखता नहीं है ना, इसका आंसर या तो थ्री आएगा, है ना, या तो क्या आएगा बेटा, थ्री आ जाएगा, और या तो क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा, और या तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, फाइव हो जाएगा। लेट मी ड्रॉ दिस अगेन वन मोर टाइम। ओके, सो वी वर अंडरस्टैंडिंग प्रिसीजन, राइट, सम टेक्निकल इशू हैपेंड। सो प्रिसीजन का मतलब सिंपल सा हो जाता है, लेट अस अज्यूम दैट सर के पास ये कोई वुडन का लॉग है, उसको मेजर करने की कोशिश करना है, और सर के पास दो बच्चे हैं फिलहाल, ये हो जाएगा स्टूडेंट नंबर वन, एंड सेकेंड विल बी स्टूडेंट नंबर टू। दिख रहा है क्या? जो फर्स्ट स्टूडेंट है आपके पास, फर्स्ट स्टूडेंट के पास जो स्केल हैगा, उसके पास ज़्यादा अच्छा स्केल नहीं है, वन टू थ्री फोर ही उसके पास दिखता है केवल बेटा, वन टू, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे फोर, और यहाँ पे फाइव। तो ऑब्जर्व करो ये कितना आंसर ला के देगा, बेचारा फंस गया ये, पता है, बिकॉज ऑफ इसकी लेस प्रिसीजन है। या तो इसका आंसर थ्री आ रहा होगा बेटा, और या तो इसका आंसर क्या आ रहा होगा, फोर आ रहा होगा। बात समझे? और जो सेकंड जो बच्चा है, उस बेचारे के पास थोड़ा एडवांटेज है, उसके स्केल में पता है क्या होता है, वन होता है, टू होता है, थ्री होता है, फोर होता है, और फाइव होता है, लेकिन वन से लेके टू तक जाने में उसके पास 10 डिविजन्स आते हैं, जो आपके घर में जो रूलर होता है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे बेशक 10 डिविजन्स होते हैं, यहाँ पे भी 10 डिविजन्स होते हैं, तो बेटा रादर देन जंपिंग डायरेक्टली फ्रॉम थ्री टू फोर, वो क्या बोलेगा, आंसर क्या क्या आ सकता है उसका, 3.1 आ सकता है, 3.2 आ सकता है, 3.3 आ सकता है, और 3.4 आ सकता है। कोई परेशानी वाली बात? तो बोलोगे सर बिल्कुल नहीं है। आई बात समझ में? तो आपको साफ समझ में आ गया होगा कि इन दोनों ऑब्जर्वेशन बच्चों में से जो अच्छा प्रिसीजन वाला है वो कौन है। तो ये हो जाएगा मोर प्रिसाइज। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, कि जो दो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है ना, वो आपस में कितनी नजदीक है, उसको मतलब नहीं एक्चुअल वैल्यू से, जो आंसर लाकर दे रहा है। जैसे मान लो अपना ज्वेलर की शॉप पे जो रीडर होता है उसके पास, वो कैसा दिखाता है, वो डेसिमल लगा रहता है, और बहुत सारा वो चेंज करता रहता है अपने आप को, है ना, ये वन हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, ऐसे करके चेंज होता रहता है। तो कहने का मतलब है, अपनी ऑब्जर्व्ड वैल्यू के अंदर कितनी क्लोजनेस है उसे अपन बोलेंगे प्रिसीजन, और किसी एक ऑब्जर्व्ड वैल्यू की एक्चुअल वैल्यू से कितनी क्लोजनेस है उसे बोलेंगे अपन एक्यूरेसी। ये दोनों एक साथ पढ़ाए जाते हैं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सकें। समझे बात को आप, है ना। तो ये हो जाएगा द क्लोजनेस, क्या लिखा है, द क्लोजनेस ऑफ टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू, द क्लोजनेस ऑफ, हाँ, द क्लोजनेस ऑफ, ये लिख देता है टू की जगह पर, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ, बोलो बेटा, ऑफ सेम measured quantity is known as precision. The reason why I have explained you with this particular diagram is that ये पहले वाला जो स्केल है वो तो एग्जिस्ट नहीं करता, ये नॉट एग्जिस्ट है ना, वो बस मैंने बनाकर बताया है आपको, लेकिन ये तो आपके बैग में रखा होता है। आप आगे पढ़ोगे इस चैप्टर में तो वहां पे आपको वर्नियर स्केल सिखाया जाएगा, आगे सिलेबस में एक स्क्रू गेज करके आएगा, जिसका स्टार्टिंग यहीं से पढ़ाया जाता है कि रूलर से अच्छा कौन है, वर्नियर, वर्नियर से अच्छा कौन हो जाता है, आपका स्क्रू गेज हो जाता है। इससे भी अच्छा इंसान आता है, या इसके बराबर ही होता है, उसको अपन बोलते हैं स्फीरोमीटर। अभी आपके स्कूल वगैरह खुल जाएंगे बच्चों आपके, तो वहाँ पे इन सबके एक्सपेरिमेंट होते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को सिलेबस में भी इनको पढ़ना भी है। अभी ध्यान रखो कि सर का जो स्टूडेंट नंबर वन था, क्या था, स्टूडेंट नंबर वन था,
वो स्टूडेंट 3 से डायरेक्ट जंप मार के कहाँ जा सकता था, 4 पे। तो या तो उसका आंसर 3 आता या तो उसका आंसर 4 आता। और मान लो जो स्टूडेंट नंबर 2 है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम है या एडवांटेज क्या है कि 3 से 4 पे जाने के बीच में क्या कर सकता है वो, 3.1 बोलो, 3.2 ऐसे करते करते 3.9 तक जाएगा। तो कितनी रीडिंग ले पा रहा है ये, 10 अंदर ही अंदर रीडिंग ले पा रहा है। इसके पास 1 रीडिंग है। मान लो एक ऐसा चमत्कारी बच्चा आ जाए जो 3 से लेके 4 तक ना जाए और ऐसा बोले सर 3.01, 3.02 ऐसे करते करते 3.99 के बाद 4 पर जाए, तो कितनी रीडिंग कहलाएंगी बेटा उसकी, 100 रीडिंग कहलाएंगी। तो यही अपना लॉजिक है और इस चैप्टर का ये आपका एक फंडामेंटल है कि आगे जाके आप पढ़ेंगे वर्नियर स्क्रू गेज जो इनसे भी एडवांस होंगे, इनसे भी एडवांस रियल लाइफ में आते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो बेटा अपन ने पढ़ लिया है मेजरमेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं अपन, इसका नाम होता है एरर्स। तो इसको बोला है मैंने अभी प्लेन फॉर्म में एरर्स। एरर्स का मतलब जनरल सी कंप्यूटर की लैंग्वेज में कोई लाइन में गलती आ रही है, या हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो वहाँ मेजरमेंट में गलती आ रही है, हम लिख रहे हैं आंसर कर रहे हैं, तो एरर इज अ वेरी जनरलाइज्ड टर्म, राइट। बट फिजिक्स में इसकी स्पेसिफाइड डेफिनेशन होगी, और वो डेफिनेशन क्या है उसको ध्यान से देखते रहिए और पढ़ते रहिए मेरे साथ। एरर का मतलब बिल्कुल सिंपल है कि सर के पास कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, आज के लेक्चर में ये बार बार मैं उसके बारे में बनाता हूँ, इसको अपन बोलते हैं ए का मतलब क्या होता है, तो बोलोगे सर ट्रू वैल्यू है उसकी, खुद की, भगवान जी ने जो वैल्यू दी है ये वो वैल्यू है अपने पास, ठीक है। इसको अगर कोई बच्चा मेजर करने जाएगा तो या तो वो उससे कम मेजर कर पाएगा थोड़ा सा, और या तो उससे हल्का सा आगे निकल जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आ पाएगा, या तो इधर जाएगा या तो वो उधर रहेगा, राइट। तो डेल्टा ए का टर्म प्लस में भी आ सकता है और डेल्टा ए का टर्म बेटा यहाँ पर माइनस में भी आ सकता है, तो एक माइनस ऑफ डेल्टा ए का टर्म आ सकता है, और जो मेजरमेंट किया जाता है उसको ए डैश कहते हैं। ऊपर लिखी थ्योरी को अपन अगर मैथमेटिक्स में लेकर जाना चाहें तो लिख सकते हैं एवरी इंस्ट्रूमेंट, हर इंस्ट्रूमेंट के पास अपने आप में एक लिमिटेशन होता है बेटा, और यही आपकी चैप्टर 1 की फंडामेंटल लाइन है। एवरी इंस्ट्रूमेंट हैज इट्स ओन, बोलो, हैज इट ओन लिमिटेशन। इसका यही मतलब है बेटा कि लिमिटेशन है तो वो, मान लो ना ये वाले को देखो ना, या तो 3 से 4 भाग रहा है बेचारा, गलती हुई है इससे, है ना। 3 से 4 10 टाइम में जा रहा है, फिर भी हो सकता है कुछ गड़बड़ करे, 100 टाइम में जा रहा है फिर भी हो सकता है कुछ गड़बड़ करे, क्योंकि हमको तो क्या करना है, माइक्रो लेवल पे पढ़ना है ना। अपन रिस्ट वॉच देखते हैं ना डिजिटल वाली, कितने ज्यादा वो माइक्रो सेकंड में चल रही होती है, स्टॉप वॉच देखते हैं मोबाइल के अंदर अपन लोग। तो द सेम थिंग कैन बी डिफाइंड, हर एक इंस्ट्रूमेंट की बच्चों कुछ ना कुछ लिमिट होती है, उसी को मैथमेटिक्स में बोलते हैं अपन। ए डैश का मतलब हो जाएगा ए, या तो ज्यादा या तो कम, क्या हो जाएगा, डेल्टा है। बेटा इसको डेल्टा ए के टर्म में लिख के दिखाओ कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर प्लस माइनस डेल्टा ए हो जाएगा, इसको इधर भेजना पड़ेगा, ये हो जाएगा ए डैश माइनस ए। कोई प्रॉब्लम है, हाँ ना बोलो। अगर मैं इन दोनों के आसपास मॉड्यूलस का सिंबल लगा देता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे बन जाएगा ए, और राइट साइड में बच जाएगा बच्चों ए डैश माइनस ए। मॉड क्यों लिखा गया है, क्योंकि हो सकता है कि कई बार इसने 5 मीटर को 4.9 मेजर किया हो तो आंसर नेगेटिव में आएगा माइनस करने में। हो सकता है कभी इसने 5.1 मेजर किया हो तो प्लस में आंसर आएगा, तो प्लस माइनस के झंझट से दूर होने के लिए मैंने मॉड लगा दिया है। इसको ऐसा भी लिख सकते हो बेटा, या इसको किसी किसी बुक में ऐसा भी लिखा रहता है कि ए पहले लिखा रहेगा और ए डैश बाद में लिखा रहेगा, तो हल्ला मत करना। ये मॉड लगाने के बाद दोनों लाइनें क्या हैं, बराबर ही हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखेंगे अपन, जो आ रही है तुम्हारी एरर, राइट साइड में ए डैश का मतलब क्या होता है, तो बोलोगे सर जी ऑब्जर्व्ड वैल्यू, और माइनस करेंगे किससे अपन, उसकी खुद की वैल्यू से। तो एक्चुअल लिखते हैं या किसी किसी बुक में उसकी ट्रू लिखा होता है, तो मैं एक्चुअल वैल्यू से आपको भी फिलहाल पढ़ा रहा हूँ। इज दिस ओके? तो क्या बन गई डेफिनेशन, इट इज द डिफरेंस बिटवीन, बोलो बच्चे लोग, वेरी गुड, डिफरेंस बिटवीन the observed value and, यहां पर क्या लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात, अरे हाँ हाँ ना बोलो, आ गया, बढ़िया। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, आपका पूरा एरर का। सो स्टूडेंट्स, नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एरर्स,
अब काम करना है अपन को, टाइप्स ऑफ एरर्स पढ़ना है। तो बच्चे टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में ऐसे सिखाया जाता है, टाइप्स ऑफ एरर्स। ठीक है, चलो अपन अपनी क्लास का ना रिजल्ट डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि पेरेंट्स अपन को बोलते हैं कि उसको देखो, उस बच्चे को देखो, तुमसे ज़्यादा अच्छा पढ़ता है, उसके तुमसे डबल मार्क्स आते हैं, है ना। समझ रहे हो, मान लो मेरे 70 मार्क्स आए और उस सामने वाले कितने आ गए बेटा, 90 मार्क्स आ गए एक दोस्त के हमारे। तो क्या बोलेंगे पेरेंट्स हमारे, उसको देखो कितना अच्छा पढ़ता है वो। और एक पेरेंट बोलेगा उसके तुमसे 20 मार्क्स ज़्यादा आए हैं, 20 मार्क्स ज़्यादा आए हैं। तो बताओ पेरेंट वन में और पेरेंट टू में क्या फ़र्क है। हाँ, पेरेंट टू ने नंबर से अपना अपने आप को डांटा है, और पेरेंट वन ने केवल स्टेटमेंट से डांटा है अपन को। बोला है कि हाँ तुम अच्छा नहीं पढ़ते, वो अच्छा पढ़ता है, राइट। ठीक वैसे ही बेटा हम लोग कहीं बात करते हैं तो कब फैक्ट वगैरह के साथ बात करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ बात करेंगे, तो उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटी दिखा रहे हैं हम लोग एरर की। ठीक है, और बस जब बोल देंगे कि इससे एरर आया उससे एरर आया, तो पता है उसको क्या बोलते हैं, उस एरर को बोलते हैं अपन क्वालिटी या क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ, बोलो, एरर। हाँ, अगर 3 मार्क के डेरिवेशन में आ जाएगा तो क्वांटिटेटिव डायरेक्ट आता है बच्चे। इसमें एक पढ़ना होता है आपको एब्सोल्यूट, ये न्यूमेरिकली क्वेश्चन में आ रहा होगा। दूसरा होता है रिलेटिव एरर, ये सब प्रूफ करेंगे अपन आज के लेक्चर में। रिलेटिव एरर, या इसको बोला जाता है बच्चे फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं हम लोग। और थर्ड वाला जो होता है उसे कहा जाता है परसेंटेज एरर। क्या बुलाओगे, परसेंटेज एरर, राइट। इन तीनों में कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही होगी, और यहाँ केवल अपन कहानी सुना रहे होंगे कि ऐसे आया तुम्हारा आंसर गलत, इस तरह आया तुम्हारा आंसर गलत, ये ऐसी एरर है वैसी एरर है, ये उस तरह पढ़ाया जाता है बच्चे। ठीक है, तो इसके अंदर जो आते हैं उनको बोलते हैं, फर्स्ट कैटेगरी जो होती है उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर। जो सेकंड होती है उसको बोला जाता है बच्चे रैंडम एरर। क्या कहोगे, रैंडम एरर। कोई प्रॉब्लम। कुछ एरर्स होती हैं जो एरर्स ना हमारे पर्सन की वजह से आ जाती हैं, तो उसको भी हम लोग यहाँ लिख देते हैं, जिसको बोलते हैं पर्सनल एरर, पर्सनल एरर्स। और कई कई जगह पे ना बच्चे सिस्टमेटिक के अंदर इंस्ट्रूमेंट वाले एरर भी आ जाते हैं, तो उसी के अपन अलग से लिख देता हूँ यहाँ पे, देयर आर सम मोर टाइप्स ऑफ एरर, जिसको अपन बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ही हमारा खराब हो, 10-20 साल पुराना लैब में सामान उठाओगे तो खुद ही आंसर गलत कर रहा होगा। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर भी होते हैं, और बच्चे जीरो एरर भी होते हैं। हम पेट्रोल भराने जाते हैं और देखा होगा आप लोगों ने, वो जीरो नहीं करके डालेगा तो क्या करेगा, गड़बड़ कर रहा है अपने साथ वो। तो वैसे ही मेजरमेंट में अगर आप जीरो पे नहीं काउंट करके शुरू करोगे तो वहां आपका जीरो एरर आने का बहुत लाइकली चांसेस है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। तो फटाफट अपन सिस्टमैटिक और रैंडम को देखते हैं, इन तीनों को, उसके बाद अपन लोग अपने काम पे लग जाएंगे। ये एब्सोल्यूट पढ़ना है, रिलेटिव पढ़ना है हमको, इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। ये अपना एरर का इतना बड़ा सेक्शन है जो मैंने आपको यहाँ फ्लो चार्ट से समझाया बच्चे लोग। ठीक है, तो पढ़ो, बात करते हैं अपन सिस्टमैटिक की बच्चों। जनरल मीनिंग ऑफ सिस्टमैटिक क्या होता है। बिल्कुल सही। तो देखो एरर इज अ नेगेटिव वर्ड, एरर एक विकार वर्ड है, एरर भी आ रही हो सिस्टमैटिक भी आ रही है, तो बोलोगे ऐसा कैसे यार। इसका मतलब होता है, मान लो क्लास टीचर आपके सामने ये वुडन वाला ब्लॉक लेकर आया, बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब बच्चा मेजर करने जा रहा है तो हर बार बच्चे उसकी एक ही साइड एरर आ रही है। ये ए लिखा है ना, तो पहले वाले बच्चे का एरर भी बेटा प्लस में ही आ रहा है, दूसरे वाले बच्चे का एरर भी किस में आ रहा है, प्लस में ही आ रहा है। ऐसे करते करते जो लास्ट बच्चा है क्लास का, उसका आंसर भी कैसा आ रहा है, प्लस में ही आ रहा है। सिस्टमैटिक मतलब या तो सारे आंसर ज्यादा हो रहे होंगे या तो सारे आंसर कम हो रहे होंगे। कोई परेशानी वाली बात है तो बोलो। सिस्टमैटिक वो वर्ड पे याद करो, द एरर विच टेंड टू अकर इन ओनली वन साइन, बोलो, द the error, the error which tend to occur in only one sign। और वो साइन कैसा होगा बच्चे, या तो बच्चे का हर बार पॉजिटिव में आ रहा होगा, या तो बोलो, या तो, हाँ, या तो 5 बच्चे हैं, पांचों का प्लस में आया, या तो 5 बच्चे हैं, पांचों का नेगेटिव में आया। मतलब पहले वाले बच्चे का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ओरिजिनल वैल्यू प्लस ऑफ डेल्टा A1,
सेकंड बच्चे का कितना आ जाएगा, तो बोलोगे ओरिजिनल वैल्यू प्लस ऑफ डेल्टा है, पढ़ाया हुआ है मैंने आपको, यहाँ सेकंड का ऐड कर दो। लास्ट वाले के बारे में बताओगे तो क्या बोलोगे, ओरिजिनल वैल्यू प्लस डेल्टा ऑफ ए एन। ये सिंबल्स पे ध्यान दो, क्या आ रहा है, सब बार क्या आ रहा है बेटा, पॉजिटिव। तो सिस्टमेटिक एरर आर दोज एरर, बोलो, जो हमेशा क्या होते हैं, या तो पॉजिटिव, बोलो, या तो सारे पॉजिटिव, या तो सारे नेगेटिव। ठीक है, इसको रिमूव कर सकते हैं अपन लोग। ये जनरली किसके किसके थ्रू होते हैं, इट अकर्स जनरली ड्यू टू, मान लो हम कभी पेट्रोल लेने के लिए जा रहे हैं और वो ऑलरेडी 10 रुपए पे करा हुआ है, तो पेट्रोल लेंगे तो कम मिलेगा ना बेटा अपन को, है ना। तो कहने का मतलब है, जानबूझ के जब नाटक किया जाए कहीं पे, जहाँ कुछ एक्सटर्नल फैक्टर से आ रहा हो, विंड चल रही हो, तो बार बार आंसर गलत आएगा। हम लोग कहीं हाइट पे जाके मेजरमेंट कर रहे हैं, तो एक एक्सटर्नल फैक्टर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है। वो एक्सटर्नल फैक्टर बच्चों, हो सकता है कि फर्स्ट पार्ट में इंस्ट्रूमेंट खुद ही हो, ठीक है, तो उसका नाम हो जाएगा इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा, इंस्ट्रूमेंट में प्रॉपरली जीरो सेट नहीं किया हो, तो उसको बोलते हैं अपन जीरो एरर, ये बाद में और बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, और कोई और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का फैक्टर हो सकता है, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कोई प्रॉब्लम। मान लो मान लो एक्सट्रीम विंटर्स चल रहे हैं, तो ड्यू टू टेम्परेचर कुछ रीडिंग्स कम आ सकती हैं, तो वहां पे बार बार टेम्परेचर कम मेजर हो रहा होगा अपना, जो नॉर्मल डे पे आना चाहिए, तो वहां से आ रहा है अपना एनवायरनमेंट। ट्राई लर्न टू एलॉबरेट टॉपिक्स। सिस्टमेटिक पेपर में आता है, उसमें केवल एक वर्ड पूछेगा टीचर, आप सोच ढूंढेगा टीचर आपसे, वो बोलेगा या तो एक ही साइन के होने चाहिए, या तो सारे पॉजिटिव, या तो सारे नेगेटिव, दैट्स इट। फिर हमसे कोई बोलता है, भाई साहब व्हाट डू यू मीन बाय रैंडम एरर, तो रैंडम का मतलब क्या होता है, कोई सा भी आ गया। नहीं समझ में आया बेटा। मान लो ये आपके पास कोई ओरिजिनल लेंथ का क्या है, वुडन का ब्लॉक है, एक बच्चे ने मेजर किया तो उसका आगे मेजरमेंट हो रहा है, एक बच्चे ने मेजरमेंट किया उसका पीछे मेजरमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस डेल्टा ए आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस ऑफ डेल्टा ए आ रहा है। तो सेकंड बच्चे का है, फर्स्ट बच्चे का है, कोई प्रॉब्लम है। ए वन निकालेंगे कितना हो जाएगा, ए प्लस डेल्टा वन, और ए टू फाइंड करोगे तो बच्चे क्या हो जाएगा, ए माइनस डेल्टा ए टू, विच मीन्स दैट you can say that it can occur on both the sides, randomly होते हैं, irregular होते हैं, मैग्नीट्यूड में भी और साइन में भी, मतलब कुछ भी हो रहा होगा, थोड़ा होता है ना। नहीं आया समझ में बेटा। हाँ, मतलब मान लो सुबह उठ के अपन ने किया मेजरमेंट, है ना, किसी मेटल के ब्लॉक का, और 10 मिनट बाद किया, कुछ और चेंज आ रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है ये चल क्या रहा है यहाँ पे, तो प्लस का है और माइनस का है, तो आंसर हो जाएगा द एरर विच अकर्स, द एरर विच अकर्स randomly एंड इरेगुलर फॉर्म में आती है इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी इधर उधर हो जाएगा बच्चों, और साइन भी जाएगा इसका। आंसर लिख देता हूं, इसमें दोनों मिलते हैं, बोथ, बोलो, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये जनरली तब हो रहा होता है बेटा, जब अपन को ना हर बार रीडिंग लेनी होती है, और इक्वल चांसेस हो बेटा पॉजिटिव भी आने के और नेगेटिव भी आने के। मतलब जो बच्चे होते हैं ना, कई बार मेजर करते रहते हैं वर्नियर कैलिपर पे, स्केल पे, तो कई बार देखना वो कम करते हैं मेजरमेंट, कई बार ज़्यादा मेजरमेंट कर रहे होते हैं। एक ही बच्चा एक ही स्केल से 2.2 भी आंसर ला के दे सकता है, और 2.3 भी ला के दे सकता है, एक ही क्वांटिटी का, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे बहुत सिंपल सा है, दैट, है ना, बहुत लाइकली चांसेस हैं, बोलो, बहुत लाइकली चांसेस हैं कि वो हमेशा क्या आ रहा होता, नहीं नेगेटिव पॉइंट दोनों आ रहा होता है, तो रैंडम एरर्स हैव इक्वल चांसेस, इक्वल चांसेस ऑफ, बोलो, बिल्कुल सही, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।